हेलो एवरीवन, जाखन अफेयर्स में आपका स्वागत है। जाखन अफेयर्स में हम लोग नया वीडियो लेकर के आए हैं। इसमें हम लोग सीएनटी, एसपीटी और लैंड रिलेटेड लॉज, उसके कम्प्लीमेंट्री लॉज को हम लोग कवर कर रहे हैं। इसमें हम लोग सीएनटी 1908 को कवर इसको हम लोग एकदम कम्प्लीटली कवर कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है, तो क्वेश्चन कभी भी अंदर से भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। इसमें हम लोगों ने सीएनटी 1908 का चैप्टर 7 तक कवर कर चुका था। उसके आगे कि हम लोग चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं और उसके जितने भी धाराएं हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। चैप्टर 8 में हम लोग देखेंगे। ये चैप्टर हमारे लिए मतलब कॉन्सेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंडीशन आएंगे इस चैप्टर में, कि कौन कौन से कंडीशन आएंगे। आपको इसमें आपको बहुत सारे कंडीशन आएंगे। कंडीशन तो एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। उसके बाद कौन कौन सा आर्टिकल मीन्स कौन कौन से धारा इसमें यूज होंगे वो भी आपको याद होने चाहिए। अध्याय 8 है, अध्याय का नाम आपको नहीं याद रखना है। हम लोग 44 से 51 देखेंगे सीएनटी एक्ट 1908 का। तो पहला इसमें है जोतो और भूद्रपित। जोतो भूद्रपित है मतलब लैंड होल्डर्स के पट्टे का अंतरण। अंतरण मीन्स ट्रांसफर, मतलब लैंड होल्डर से एक लैंड होल्डर से दूसरे के पास कैसे मतलब एक भूमि कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसके जितने भी कंडीशंस है उसकी सारे इसमें चर्चा है। कौन कौन से कंडीशंस में क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है उसके सारे चर्चा इसके अंदर है। आर्टिकल 44 से आर्टिकल 51 में सीएनटी एक्ट, सीएनटी 1908 में ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आर्टिकल 44 क्या कहता है? रैयत के पट्टे का अधिकार होगा, मतलब हर रैयत के पट्टे का अधिकार होगा। प्रत्येक रैयत अपनी भूस्वामी के पट्टे का अधिकार होगा, पर मतलब वैसे हर भूस्वामी, हर लैंड होल्डर को अपने भूमि का पट्टे प्राप्त करने मतलब रसीद प्राप्त करने का अधिकार होगा। भूस्वामी का क्षेत्रफल, वार्षिक लगान, मतलब वो कितना लगान देता है, एक पट्टा होता है एक ये का भूमि का, मतलब लैंड होल्डर का, उसका मतलब उसका रसीद प्राप्त करने का हो, उसमें सारा उल्लेख होता है उस पट्टे में, उसको प्राप्त करने का अधिकार है। किसमें है वो, उसकी चर्चा आर्टिकल 44 में। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हैं। भूस्वामी के प्रतिलेख वचनबंध के लिए हकदार होगा। जब कोई भूस्वामी किसी भी काश्तकार को कोई पट्टा देगा तो भूस्वामी पट्टे के शर्तों के अनुरूप प्रतिलिख पाने का अधिकार होगा। मतलब कोई भी एक भूस्वामी किसी को रैयत को एक पट्टा देता है तो उसका भी एक पर्ची प्राप्त करने का उसको भी एक अधिकार है। भूस्वामी किसी काश्तकार को अपना एक पट्टा देगा तो भूस्वामी के पट्टे के शर्तों के अनुरूप प्रतिलेख मतलब एक कंडीशन, जैसे हम लोग बोलते हैं ना लैंड होल्डर के मतलब कॉन्ट्रैक्ट का कॉपी कौन कौन से कंडीशन पर दिया गया है वो लिखा हुआ रहेगा, उसकी एक पर्ची उसको भी प्राप्त करने का अधिकार है। प्रतिलेख वचनबद्ध मतलब कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन पर कौन कौन से शर्तों के अनुरूप प्रतिलेख वो पाने का अधिकार है। उसका आर्टिकल 46 रैयत द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण का प्रतिबंध। रैयत अपने जोतों को इसमें बहुत सारा है, मतलब आर्टिकल 46 के अंदर में आपको हर वो कंडीशन आएंगे जिसकी आपको चर्चा है। इसमें बहुत सारे कंडीशन आएंगे। रैयत द्वारा अपने अधिकारों का अंतरण पर प्रतिबंध, मतलब कौन कौन से कंडीशन पर ट्रांसफर होगा। अंतरण मीन्स ट्रांसफर, और कौन कौन से कंडीशन पर लैंड को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता रैयत को, उसके सारे चर्चा। रैयत अपने जोत और उनके किसी भी भाग को बंधक, मतलब कौन कौन से इसको ये कर सकता है, बंधक लैंड को दे सकता है, बंधक ये में कौन कौन से कंडीशन में विक्रय कर सकता है, दान दे सकता है, एग्रीमेंट कर सकता है, स्थानांतरण नहीं कर सकेगा, इसकी सारी चर्चा का आर्टिकल 46 में है। तो आर्टिकल 46 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होना चाहिए कि कौन कौन से सीएनटी एक्ट के 1908 में इसकी चर्चा है कि कौन कौन से कंडीशन में भूमि को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, कौन कौन से कंडीशन में उसकी चर्चा किस में है। आर्टिकल 46 में है पहला भाग, अगर अधिभोगी रैयत एसटी है मतलब शेड्यूल ट्राइब का सदस्य है तो उपायुक्त की अनुमति से ही अपने जोत को किसी भी भाग को, मतलब अगर अधिभोगी रैयत मतलब लैंड होल्डर अगर एसटी है, शेड्यूल ट्राइब जनजाति से बिलोंग करता है, तो वह उपायुक्त का अनुमति से ही, मतलब उपायुक्त के अनुमति से ही उसको किसी भी भाग को दान, अंतरण, ट्रांसफर या फिर एग्रीमेंट कर सकता है रैयत के अस्थायी निवासी और अनुसूचित जाति का सदस्य हो तो, बशर्ते कि खरीदार रैयत उसी अस्थायी निवासी हो और अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। मतलब समझ रहे हैं कि दोनों ही, मतलब विक्रेता भी, मतलब रैयत भी पहला मतलब एसटी हो, मतलब सेलर भी एसटी है और
खरीदार भी एसटी हो, दोनों ही एसटी हो और दोनों ही अस्थायी निवासी हो, उस केस में भी उपायुक्त की अनुमति बहुत जरूरी है। फिर से आप, यदि अधिभोगी रैयत अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो तो उपायुक्त की अनुमति से अपनी जोत को किसी भी भाग को विक्रय, दान और अंतरण कर सकता है, बशर्ते ही खरीदार रैयत भी उसी स्थायी निवासी और अनुसूचित जनजाति का सदस्य हो। मतलब दोनों शेड्यूल ट्राइब होना चाहिए। उसके लिए भी आपको किसकी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, उपायुक्त की अनुमति जरूरत है। अगर अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट का अनुसूचित जाति या ओबीसी का सदस्य हो तो भी अनुसूचित अनुमति, उपायुक्त की अनुमति से अपनी जोत को उसके किसी भाग को विक्रय, विनिमय, दान, वसीयत या पट्टे के रूप में अंतरण दे सकता, बशर्ते खरीदार भी अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग का सदस्य हो। मतलब इसमें सेलर कौन था, एसटी था, तो क्रय करने वाला भी एसटी है। इसमें सेलर कौन है, एससी और ओबीसी है, तो क्रय करने वाला भी एससी और ओबीसी है। उसी तरह थर्ड कंडीशन क्या है, यदि कोई विक्रेता रैयत अपने किसी भाग का अंतरण, वसीयत और दान किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को स्वीकृत बैंक को देना चाहता है, उसके लिए वह कर सकता है। इसके लिए इसमें कोई उस तरह की कोई चर्चा नहीं है कि सेलर कौन सा है। यदि कोई भी अधिभोगी रैयत में, इसमें कंडीशन नहीं है, इसमें कोई भी हो सकता है। मतलब इसमें एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल कोई भी, यदि कोई भी अधिभोगी रैयत अपने जोत का किसी भाग का अंतरण या बिक्री, दान या वसीयत किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी या राष्ट्रीयकृत बैंक या केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी उपक्रम को करना चाहता है इन्हीं कंडीशन में, तो वो कर सकता है। इसके लिए उपायुक्त मतलब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की परमिशन की जरूरत नहीं है। यदि कोई भोगी रैयत सामान्य जाति के सदस्य हो तो किसी को भी अपनी बिक्री कर सकता है। इसके लिए भी कोई कंडीशन की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के परमिशन की जरूरत नहीं है। अधिभोगी रैयत अपने जोत के किसी भाग को 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ये सब कंडीशन में क्वेश्चन कभी भी पूछे जा सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी, राष्ट्रीय बैंक, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के लिए डिस्ट्रिक्ट परमिशन नहीं चाहिए। अगर जनरल कास्ट से है और वो रैयत, तो वो किसी को भी अपनी ज़मीन दे सकता है। 5 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। यदि अधिभोगी रैयत का जोत किसी भी भाग, यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को चाहे तो 7 वर्ष से कम अवधि में भुक्त बंधक कर सकता है। भुक्त बंधक मतलब एक कंडीशन, प्री कंडीशन पर किसी भी लैंड को दे सकता है। एक कॉन्ट्रैक्ट इसको भी बोल सकते हैं, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशनड कॉन्ट्रैक्ट इसको हम लोग बोल सकते हैं। भुक्त बंधक हम लोग बोलते हैं, एक कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलते हैं। कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट पर कितने वर्षों के लिए दे सकता है, 7। एग्रीमेंट ये अलग है, कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट ये अलग है। ये 7 वर्षों के लिए इसमें दे सकता है भुक्त बंधक। उसका यदि अधिभोगी रैयत अपनी जोत के किसी भी भाग को चाहे तो हम लोग इसको हमने देख चुके हैं। उसका यदि कोई अधिभोगी रैयत चाहे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं अधिभोगी रैयत अगर वह बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रीकृत है तो उसको वह 15 जुलाई के से पहले, तो वह 15 वर्ष हेतु उस भूमि का बंधक कर सकता है। मतलब कहने का मतलब और साधारण भाषा में कहें तो कोई भी रैयत अगर कोई भूमि अगर बिहार उड़ीसा के सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत अगर रजिस्ट्रीकृत कोई कंपनी है तो उसको वो भुक्त बंधक कितने साल के लिए दे सकता है, 15 ईयर्स के लिए दे सकता है। वैसे नॉर्मल कंडीशन कितना है कॉन्ट्रैक्ट का, 5 साल से कम होना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। अगर इस कंडीशन में कोई कंपनी रजिस्टर्ड है, बिहार उड़ीसा सहकारी समिति 1935 के तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है तो उसको 15 वर्ष के लिए भुक्त बंधक दिया जा सकता है। मतलब एक हम लोग बोल सकते हैं कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। अगर कोई जोत या उसके भाग के संबंध में केस है, मतलब किसी जोत और उसके भाग के संबंध में ऐसा कोई केस या कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब केस और कोर्ट में लंबित है और उसका पक्ष अगर अनुसूचित जाति का सदस्य और दूसरा पक्ष अनुसूचित जनजाति का है, मतलब एक अनुसूचित जनजाति का, पहला पक्ष भी अनुसूचित जनजाति का है, दूसरा पक्ष भी अनुसूचित जनजाति का ही है। शेड्यूल ट्राइब, पार्टी 1 भी शेड्यूल ट्राइब है, दूसरा पार्टी भी शेड्यूल ट्राइब है, तो
थर्ड पार्टी अपने आप यहाँ पर उपायुक्त को बनाया जाएगा। किसमें इसकी चर्चा है, ये सब आपको 46 का 3 का को उतना याद नहीं रखिए, लेकिन आपके कंडीशन याद रखिएगा क्या होगा। अगर दो पार्टी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, पहला पार्टी भी शेड्यूल ट्राइब है, दूसरा पार्टी भी शेड्यूल ट्राइब है, तो तीसरा पक्ष का किसको बनाया जाता है, उपायुक्त को बनाया जाता है। अगर कोई रैयत किसी जिस समय अवधि में किसी व्यक्ति को जमीन अंतरित किया और उस समय अवधि के समाप्त होने के 3 वर्ष के भीतर रैयत आवेदन कर उपायुक्त से जमीन वापस कराया जा सकता है। मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, मतलब एक एग्रीमेंट का पीरियड खत्म होने के बाद 3 वर्ष के भीतर वो एक आवेदन दे करके उपायुक्त से अपनी जमीन वापस ले सकता है। अगर कोई जोत धारक रैयत के पास इस बाबत आवेदन दे सकता है, मतलब इस कंडीशन पर आवेदन दे सकता है कि भूमि के अंतरण के मामले में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। मतलब अगर हर कंडीशन में एक, जब भी भूमि का ट्रांसफ़र होता है, लैंड ट्रांसफ़र होता है, तो अगर लैंड ट्रांसफ़र में प्रॉपर कंडीशन का फॉलो नहीं हुआ है तो भूमि धारक लैंड होल्डर ये कंडीशन को लेकर के उपायुक्त के पास एक ये दे सकता है, एप्लीकेशन दे सकता है और कह सकता है कि प्रॉपर कंडीशन में प्रॉपर लॉ को पालन नहीं करते हुए भूमि का ट्रांसफ़र हुआ है उसको लेकर के। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब से भूमि ट्रांसफ़र हुआ उसके 12 वर्ष के भीतर ही होना चाहिए, 12 ईयर्स के भीतर ही होना चाहिए ये। तो इसको लेकर के डीसी स्वायत्त संज्ञान भी ले सकता है। अगर इस कंडीशन में लेकर जब वो एप्लीकेशन लेकर के गया 46(4) के तहत, अगर ये भूमि नियम का उल्लंघन नहीं हुआ होता है तो जो ये एप्लीकेशन लेकर के गया है, मतलब जो भूधारक एप्लीकेशन लेकर के गया है उसी के ऊपर भी पेनल्टी लगाया जाएगा, इस आवेदनकर्ता को लेकर के जितना भी इसमें खर्चा होगा। अगर उल्लंघन किया होगा तो विक्रयकर्ता को, पहला तो ये 46(4) के तहत जाता है, 46(4) के तहत जाता है। अगर 46(4) के तहत अगर देखा गया कि अगर वैलिड नहीं है तो जो ये है एप्लीकेशन करता है उसी के ऊपर पेनल्टी लगाया जाता है। अगर वैलिड है तो उसमें विक्रयकर्ता को ये किया जाता है कि उसको बोलो, विक्रयकर्ता के ऊपर एक ये जांच कमेटी बैठाई जाती है। अगर उपायुक्त उसके ऊपर उल्लंघन का उसका ज़मीन के अंतरिम वापस करता है, विक्रयकर्ता के वापस के लिए मतलब दखल देता है, मतलब जो भी है, मतलब विक्रयकर्ता है, विक्रयकर्ता में जो भी विक्रय ज़मीन ले लिया गया है जिसके पास से उससे वापस, जिसने एप्लीकेशन लिया उसको वापस दिलाया जाएगा। अगर मान लो विक्रयकर्ता ने उसमें घर बना लिया है तो घर बनाने के लिए उसको 2 वर्ष का टाइम दिया जाता है कि आप उस 2 वर्ष में अपने या तो आप पैसा दे दीजिए, 2 वर्ष के अंदर उसको वहाँ से अपना परमानेंट स्ट्रक्चर को हटाने के लिए उसको कहा जाता है। अगर परमानेंट स्ट्रक्चर को हटाने के लिए वो रेडी नहीं होता है तो उसमें बहुत सारे कंडीशन है। अगर वो उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर 1969 के छोटा नागपुर एक्ट CNT एक्ट से पहले बनाया हुआ है तो उसके बगल में उसको सेम वैल्यू की ज़मीन दिला दिया जाता है। अगर वो भी नहीं करना चाहता है तो उसको 2 वर्ष के भीतर का समय दिया जाता है, उसको ज़मीन के बदले में उसको पैसा दिया जाता है। वो भी नहीं तो लास्ट केस में उसके घर को भी वहाँ से हटाया जा सकता है। ये सब 3 कंडीशन है। 2 वर्ष का भी समय दिया जा सकता है या तो उसके बगल का भी ज़मीन दिया जा सकता है अगर उन्होंने 1969 से पहले ही उन्होंने परमानेंट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। उसका आर्टिकल 47 हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। न्यायालय आदेश के जरिए रैयत अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध लगा सकता है। कौन कौन से कंडीशन पर प्रतिबंध लगा सकता है कि पहला बात, जोत के संबंध में बकाया लगान की वसूली के लिए प्रतिबंध लगा सकता है। किसी बैंक किसी को उधार की रकम की वसूली के लिए अगर पहले से ही बिहार, उड़ीसा मांग वसूली अधिनियम के उपबंध प्रक्रिया से अधीन उपरोक्त परिस्थिति में किसी भी जमीन विक्रय हो सकता है। अगर वो अनुसूचित जनजाति की जमीन अनुसूचित जाति के कोई भी सदस्य अगर खरीद सकता है, अगर पहले से ही, मतलब अगर SC ST की जमीन हो तो उस जमीन का भी क्रय विक्रय SC ST को ही बेचा जाएगा, दूसरे को नहीं बेचा जाएगा। उसका भूयिहर भूद्रवित का अंतरण पर प्रतिबंध है। आर्टिकल 48 में कहा गया है कि कोई भी भूयिहर कुटुंब का कोई भी सदस्य आर्टिकल छोटा नागपुर CNT 1869 आपको हमने बताया था, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, भूद्रवित अधिनियम के अंतर्गत किसी भूयिहर के अंतरण पर इस पर रोक लगाया गया है। यह अंतरण ठीक उसी प्रकार होगा जैसे आर्टिकल 46
में वर्णित है। आपको हमने बताया कि कौन कौन से कंडीशन में 46 में कौन कौन से कंडीशन में भूमि का अंतरण नहीं मतलब ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हमने सारा चर्चा हमने अभी किया। इसमें आपको कंडीशन खाली याद होना चाहिए, क्योंकि आपको सारा चीज़ आप याद नहीं कर सकते, लेकिन कंडीशन आपको एटलीस्ट कंसेप्चुअली याद होना चाहिए। कौन कौन से केस में विक्रय दान विनिमय नहीं किया जा सकता, संदर्भ में नियम बना हुआ है। कतिपय प्रयोजनों में अधिभोग जोत और भूयिहर जमीन का अंतरण, कौन कौन से केस में यह ट्रांसफर किया जा सकता है अधिभोग, इसकी चर्चा है। अगर इसकी चर्चा 46, 47, 48 के अंदर कोई भी भूयिहर खुद सदस्य अपनी जोत के भूद्रव्य स्थानांतरण कर सकता है यदि उसमें उद्योग स्थापन के और जुड़े कार्यों के पथ निर्माण, मतलब अगर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी है, उसका अलावा खनन कार्यों के जुड़े, और मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक और गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी एक्टिविटीज हो रही थी, उस केस में भूयिहर जमीन पर का भी अंतरण और ट्रांसफर किया जा सकता है। उसके बाद इन प्रयोजनों में भूस्वामी के धृत और जोतों का अर्जन किया जा सकता है। इसकी भी चर्चा किसमें, धारा 46, 47 में इसकी चर्चा पहले से की जा चुकी है। और उसके द्वारा भूस्वामी के द्वारा आवेदन करने पर भूमि के अर्जन का आदेश है। कौन कौन से केस में इसको अर्जन किया जा सकता है, मतलब उसको वापस लिया जा सकता है अगर पहले से ही उसमें धार्मिक कार्य हो, शैक्षणिक कार्य के लिए भूमि वापस लिया जा सकता है, राज्य सरकार के खनन के लिए भूमि वापस लिया जा सकता है। लेकिन इस केस में इसको वापस लिया जा सकता है यदि किसी जोत के किसी भाग में अगर मंदिर मस्जिद पूजा स्थल का उपासना का कार्य पहले से ही हो तो अर्जन का प्राधिकृत नहीं किया जा सकता है। हमारा लास्ट में 51 आ जाता है। ट्रांसफर की सूचना में अंतरण की किसी भी सूचना के बिना भूतपूर्व स्वामी के दिए गए लगान की अभिधारी भूस्वामी के हित के प्रति दायी नहीं होगा। कहने का मतलब अगर पहले से ही कोई लैंड होल्डर है उसके लिए अब न्यू लैंड होल्डर उसके लिए दायी नहीं होगा, मतलब आप नया लैंड होल्डर उसके लिए लगान का दायी होगा। ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें हमारा सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल था आर्टिकल 46। आर्टिकल में 46 में जितने कंडीशंस की चर्चा है हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हमने 44 से 51 देखा, तो हमारे लिए 46 के सारे कंडीशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें।